आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट जो है मोरलेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज कर रहे हैं और मेजरली जो बाजार में बाइंग है वो ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट स्पेस के अंदर है। हालांकि कुछ अपटिक्स मार्केट में जरूर आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन आपको लगातार एक अच्छी खबर के बारे में हम बताते रहे थे, वो थी स्टंट के दाम घटाने के ऊपर। जी बिजनेस की ये मुहिम थी और अब इसको लेकर जो प्रधानमंत्री ने भी इस पर मोहर लगा दी है। यानी सबसे पहले जी बिजनेस ने मुद्दा उठाया था कि स्टंट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा इससे चार्ज किया जाता है और जी बिजनेस हमेशा से इसकी पैरवी करता रहा कि इसी कीमतों को घटाया जाए और अब सस्ता इलाज मुहैया कराना ये हमारी जो पहली प्राथमिकता है। ये बयान आता हुआ दिखाई पड़ा है प्रधानमंत्री की तरफ से। पहले सुन रहा था, आपको बयान क्या है? हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना, अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे इंपॉर्टेंट है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारूं, 1.5 लाख वाला लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा करते, आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल। जी, तो प्रधानमंत्री का बयान आपने भी सुना। उनका ये कहना है कि स्टंट की कीमतें जो कि लगातार एक नॉर्दवर्ड ट्रेंड में थी उसको कर्टेल किया गया और राइट साइज किया गया और सही दाम जो है वो अब उसका निर्धारित किया गया है। और लगातार जी बिजनेस का ये मुहिम भी था कि जिस तरह से एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं उसको कम किया जाए और जो कॉस्ट है किसी भी स्टंट को लगवाने की उसको नीचे लाया जाए और उस मुहिम पर अब मोहर भी लगते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत करते हैं। राधे श्याम अगले दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। राधे श्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राधे श्याम जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर वेदांता शेयर है सर, 10 शेयर है। ओके, किस दाम पे खरीदारी आपकी? 263 के सर। 263 पे? हाँ सर। ओके, आपने खरीदारी क्या ट्रिगर के साथ की थी? 1-2 महीने तक सर। क्या सोच के आपने इसमें वेदांता में खरीदारी की थी? कोई चीज निर्धारित की थी, कोई खबर थी, किस आधार पर खरीदारी की थी? शेयर खान ने सर बताया सर कि 290 तक सर जाएगा तो इसलिए से मैंने लिया था सर। ओके, राधे श्याम जी आपको ये खबर है इस कंपनी में ये केन के साथ इसका विलय हुआ है और वो जो इफेक्टिव डेट है वो आ चुकी है इसकी, कोई आइडिया आपको इसके बारे में? इसके बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं? नहीं सर, हमारे जो शेर खान है सर उसने बताया कि सर 290 तक जाएगा तो इसलिए मैंने ले लिया सर। चलिए राजेश, सवाल इनका वेदांता के ऊपर है। एक अच्छा डिविडेंड पे ऑफ भी किया है इसने रिसेंटली, केन के साथ विलय भी हो गया है और उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं। इनकी खरीदारी 290 की है, क्या राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने एक ब्रोकिंग फर्म का नाम लिया तो डेफिनेटली मुझे यही कहना है कि अगर उन्होंने बाय कॉल दिया तो उसके साथ उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया होगा। आपने वो फॉलो नहीं किया क्योंकि इसमें एक गैप डाउन हुआ था 270 से लेके। फिलहाल के लिए अगर टेक्निकल पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन इसके 200 DMA के आसपास जा रहा है। रफली 232 का वो लेवल है विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। तो मुझे लगता है कि अगर 270 से लेके जो करेक्शन हुआ है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 241 है तो आपको मे भी यहाँ से और एक 8-10 रुपये का पेन देखना पड़े। तो आप फिलहाल के लिए इसे होल्ड रखें। बाजार भी एक करेक्शन मोड में है, मुझे लगता है निफ्टी भी 9000 तक एक बार के लिए आएगा, उसके चलते ये मेटल्स थोड़ा वीक हो जाएंगे, लेकिन 230 के नीचे की जगह मुझे नहीं लगती फिलहाल के लिए है। तो जहाँ से टेक्निकल पुल बैक मिलेगा वो पुल बैक रहेगा 255 से लेके 260 तक का, वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। राइट, चलिए तो आपको रणनीति बनाई गई है और बताई गई है और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली से तौफीक जुड़े हैं आप हमारे साथ। नमस्कार तौफीक साहब, पूछिए। जी नमस्कार जी, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है, 300 पीस है, 320 का रेट से है। ठीक है,
कब खरीदे थे आपने शेयर्स? ये मैंने 1 मंथ पहले, डिविडेंड भी इसका मुझे मिल चुका है। चलिए, तो इसका मतलब अभी तो आपको यहाँ पर मुनाफे पर ही हैं अभी आप, और मेरा 320 का रेट का खरीदा हुआ है। तो डिविडेंड तो लेकिन आपको मिला है काफी ह्यूमंगस, इनफैक्ट अब तक का हाईएस्ट एवर डिविडेंड जो दिया है वो इस कंपनी ने दिया है। 22 मार्च को इसका अनाउंसमेंट भी हुआ था। तो अब आगे कितना समय अपना दे सकते हैं इस शेयर पर अपना? जी, इसको मैं और एवरेज करूं, मींस और बाई करके एवरेज प्राइस करूं, फिर इसको सेल आउट कर दूं? श्योर, ठीक है, आपको रणनीति बता देते हैं। हमारे साथ मिस्टर विवेक महाजन भी अब जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल इनका हिंदुस्तान जिंक पर है। इनकी जो परचेजिंग है अबाउट 1-2 महीने पहले की है, 320 के लेवल्स पर खरीदारी की है, पर डिविडेंड का जो फायदा है वो इनको ऑलरेडी मिल चुका है। अब जानना चाहते हैं कि करंट स्टेज पर जहां पर 280 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ क्या एवरेजिंग बनती है या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहली बात तो ये कंपनी ने वन ऑफ द रिकॉर्ड डिविडेंड्स दिया था 27.5 रुपी पर शेयर। सो दी होल्डिंग प्राइस इटसेल्फ कम्स डाउन टू समथिंग लाइक 292 रुपीज और देयर अबाउट। हमें लगता है कि द जिंक प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट शुड रिमेन फर्म। This company should benefit not only from the firm zinc prices but also the increase in the sales numbers going forward. Earnings should grow at a rate of 10 to 12% CAGR over next couple of years. Dividend yield is good. हमें लगता है पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, पोजीशन में ऐड मत कीजिए। The stock has a potential to go to anything between 340 to 350 in 1 year's time. जी, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसे देख सकते हैं। और वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे ऑफ कंपनी ने किया है। पिछले 6 महीने के दौरान करीब 54 रुपये डिविडेंड दे चुकी है। 2 बार 27 रुपये के हिसाब से देखें तो भी एक अच्छा डिविडेंड आया है कंपनी को। बातचीत करने के लिए कुछ और दर्शक भी, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है। खबर आपको बता दें कि HUL और P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUL दोनों ने ही अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनके दाम घटाए हैं और डिटर्जेंट के जो दाम हैं वो घटाए गए हैं। अलग अलग स्लैब्स में, अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी ने प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। HUL ने सर्फ एक्सेल ईजी के दाम घटाए हैं। ये एक खबर है, इसलिए HUL में रिएक्शन भी है, 3 रुपये नीचे है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने टाइड प्लस के दाम घटाए हैं। यहाँ पर भी एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। HUL जो कि डे लो के बेहद नज़दीक है, 0.5% की आसपास गिरावट है। हालांकि P&G में इतना वॉल्यूम नहीं होता, 7382 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। वैसे भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पूरे स्पेस में जैसे जैसे कॉम्पिटिशन इंटेंसीफाई हो रहा है, वैसे वैसे स्पेस के अंदर जो दाम घटाने की बातचीत है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। लौटेंगे इस खबर पर, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ अब ईशांत हैं जो कि मौजूद हैं। ईशांत जी नमस्कार। सर मेरे पास सर 2 लॉट है सर, एक अपना फेडरल बैंक का और एक बॉम्बे डाइंग का है सर। ओके। और सर ये फेडरल बैंक का सर 93.30 पैसे पे लिया हुआ सर, 100 शेयर लिए हुए हैं सर। और बॉम्बे डाइंग के 84.30 पैसे पे 50 शेयर लिए हुए हैं सर। तो आपने 2 शेयर ले रखे हैं? सर फेडरल बैंक के 100 लिए हुए हैं और बॉम्बे डाइंग के 50 लिए हुए हैं सर। ओके ओके, दोनों में नजरिया क्या है आपका? सर समझ में नहीं आ रहा सर कि इसको ये निकाल दें सर, अभी ओके डाउन जाते जा रहा है। राजेश, फेडरल बैंक और बॉम्बे डाइंग 2 शेयर उन्होंने लिए हैं और दोनों में इन्हें लॉस हो रहा है। सिचुएशन की जो खरीदारी का लेवल है फेडरल बैंक में भी और बॉम्बे डाइंग में भी, वहाँ से भी करीब करीब 4 से 5 रुपये नीचे शेयर्स कामकाज कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक में फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में आप देखें तो उसमें से फेडरल बैंक भी इज़ वन ऑफ द काउंटर जो स्ट्रॉन्ग है। चूँकि आपने कहा नीचे जा रहा है, लेकिन इट इज़ समवेयर देयर ओनली। 92.20 इस करंट मार्केट प्राइस, जो कि इसका जो रिसेंट आया है विच इज़ 94 रुपीज़। सो हार्डली देर 1.5-2 रुपये का एक रिस्क है यहाँ पे। देखिए, लेकिन ओवरऑल आप अगर पोजिशनल बेसिस पे सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक स्लाइटली ओवर स्ट्रैच है एज फार एज द वीकली चार्ट इज़ कंसर्न एंड इवन द मंथली चार्ट इज़ कंसर्न। तो अगर आप यहाँ से प्योरली ट्रेडिंग के नज़रिए से देखें तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा रफली 90 का। अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो 96-97 का रहेगा। लेकिन चूँकि ये 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आपके रिस्क एपेटाइट सेंस करते मुझे लगता है आप स्टॉप लॉस इसको रखें, नहीं तो फिर वो इट कुड टर्न इनटू ए बुल ट्रैप। तो आप वो थोड़ा संभल के काम करिए यहाँ पे, विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें। रही बात बॉम्बे डाइंग की, तो बॉम्बे डाइंग से मेरे हिसाब से तो बॉम्बे डाइंग शॉर्ट टर्म के लिए इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और स्टॉप लॉस जो इसको मेंटेन करना पड़ेगा 79 का है। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा वो 90 का है। लेकिन एक बात भी आप पकड़ के चलिए, अगर इसको एक इट नीड्स ए टेक्निकल ब्रेकआउट 82 एंड 84 पे इस पे सप्लाई दिखता है। सो 82-84 कीनली वॉच करिए। अगर 82-84 निकालने में अगर सक्षम नहीं होता अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में तो आप निकाल दीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपको रोज का रोज मेंटेन करना पड़ेगा 80 का।
राइट, चलिए तो दोनों ही शेयर्स पर आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है। अब राघव से बातचीत कर लेते हैं। राघव हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार राघव, पूछिए। नमस्ते मैडम जी बताइए। रेगुलरली देखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शेयर मार्केट में एंट्री हुआ की जी बिजनेस देख के। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कावेरी सीड का एक 1000 शेयर है मेरे पास, 360 रुपीज में लिया था। ठीक है। और जेके टायर और पीएफसी भी है मैडम मेरे पास। तो और कौन सा शेयर है? मैं रख सकता हूँ, पीएफसी और जेके टायर। पीएफसी दो में भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और 2000 शेयर है। वो दो में किसी एक को रख सकता हूँ, किसी को रखूँ किसको बेचो, ये थोड़ा बोल दो मैडम। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोला ना आपने, और जेके टायर और जेके टायर, इन दोनों में से किसी एक पर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ मैडम। ठीक है, ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या सलाह होगी? सबसे पहले इनके पास कावेरी सीड्स है, मुनाफे में है, 360 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, यहाँ क्या करना चाहिए? और पीएफसी और जेके टायर, 2 शेयर्स है इनके पास, अब जानना चाहते हैं आगे कंटिन्यू किस में करें? पहले तो कावेरी सीड हैज गॉन थ्रू ए वेरी चैलेंजिंग टाइम ओवर लास्ट 1.5 ईयर। जब से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, दे हैड केप्ट द प्राइसेस ऑफ कॉटन सीड्स। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड while the long term picture may be intact as far as Kaveri seed is concerned, but near term challenges are going to be very many. We are likely to get the monsoon prediction by IMD maybe sometime later this month. SkyMet has already suggested that the monsoon is likely to be 95% of LPA, likely to be impacted in the second half on account of El Nino. It will be prudent कि इसमें एक बार exit कर दें because the volatility in the stock price is going to be high. Second is PFC and we spoke about JK Tyre. मैडम PFC और कौन सा था? JK Tyre. Yeah, PFC has found support over last few weeks on account of recent government talk about restructuring in the power space. But nevertheless, हमें लगता है कि stock has already run up. It will be prudent to get out of that. JK Tyre में पोजीशन बनाए रखिए। Of late we are seeing the slowing impact of dumping from China. लगता है कि जो टायर स्पेस है उसमें anything between 8 to 10% का growth over next couple of years is likely to continue. JK Tyre should be one of the bigger beneficiaries. पोजीशन बनाए रखिए in JK Tyre. All right.